बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में 7.1 में हमने x1, x2, y1, y2 सबको रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज की वीडियो में भी हम कुछ उसी से रिलेटेड करने जा रहे हैं, लेकिन स्लोप और इंक्लिनेशन के थ्रू। स्लोप और इंक्लिनेशन का फार्मूला आज यूज़ करेंगे। आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। स्लोप का फार्मूला है m, यानी कि उसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जबकि इंक्लिनेशन का फार्मूला है m इज इक्वल टू tan अल्फा, और उसके आगे वही लिखा जाएगा जो स्लोप का फार्मूला होगा। यानी कि जो स्लोप का फार्मूला यूज़ करके हम आंसर निकालेंगे ना, वो हम इंक्लिनेशन के इक्वल कर दिया करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। जहाँ पे लाइन जॉइन हो रही है, जिन पॉइंट्स के थ्रू जॉइन हो रही है, उनकी आपने स्लोप और इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। अब स्लोप किस तरह की होती है, जैसे हम स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं, इन सबको स्लोप्स ही कहा जाता है। जैसे ये वाली लाइन होगी, ऐसे होगी, ये सारी स्लोप्स हैं। अब स्लोप्स के लिए क्या होता है कि ये जो जब आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको ए बी सी 3 पॉइंट्स दे देती हूँ, इनको इस पूरी स्लोप को, तो लाजमी है कि इस पूरी स्लोप में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब को मैच करके उनके जो जॉइनिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे उनके आंसर सेम आने चाहिए, क्योंकि जब उनके आंसर सेम आएंगे तब ही वो एक स्लोप बना सकेंगे। अब हमने क्या करना है, स्लोप और इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। सबसे जो पहला इसका पार्ट है वो क्या है, -2 4, यानी कि x1 और y1 जो एक पॉइंट होता है, एक जो फैक्टर होता है उसके अंदर पहला जो पॉइंट होता है उसको x1 कहा जाता है, जबकि दूसरे वाले को y1 कहा जाता है। अब हमने इसी तरह जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ये वाला, इसमें भी इसी तरह इसको रिप्रेजेंट करवाना है, y1 और y2। इसी तरह ये देखें, x1 y1, x2 y2, ये 2 वाले हैं और ये 1 वाले हैं। अब हमने इसको देखते हुए यहाँ पे पुटिंग करनी है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था ना, इसी फार्मूला के अंदर पुटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने लिख लिया x1 -2 है, इस तरह x2 4 है, और सॉरी y1, यहाँ पे y1 आता है, ठीक है। पहले वाले y1 होते हैं और दूसरे वाले जो होते हैं वो x2 और y2 होते हैं। ये x2 है, ठीक है। ये x2 इज इक्वल टू 5 और y2 इज इक्वल टू 11। अब हमने क्या करना है, इन सब की पुटिंग करनी है। सबसे पहले y2 आता है ना, देखिए यहाँ पे y2 कहाँ है, ये है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया 11, ये माइनस आ गया। फिर y1 देखें क्या है 4 है, यहाँ पे 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x2 देखें क्या है, x2 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 आ गया, माइनस लिखा, और x1 क्या है -2, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, क्योंकि दो साइन कभी भी इकट्ठे एक जगह पे नहीं आ सकते। अब 11 - 4 एज इट इज़ आ गया, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, तो इसलिए 11 - 4 को एज इट इज़ लिखते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 5 + 2 इज इक्वल टू 7, और 11 - 4 इज इक्वल टू 7, तो ये आ गया 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, और आंसर क्या आ गया 1। अब हमने क्या करना है, इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। m इज इक्वल टू tan अल्फा इसका फार्मूला था, ठीक है। अब इज इक्वल के आगे जो स्लोप का आंसर आया था उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 1, ये 1 आया था ना, तो ये 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब अल्फा का आंसर निकालना है। उसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा को सेपरेट रखना पड़ेगा, और अल्फ़ा को सेपरेट रखने के लिए ज़रूरी है कि जो भी उसके साथ और कुछ भी है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाया जाए। जब वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ये tan है ना, tan इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा। ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। जब ये tan इनवर्स होगा तो इसके आगे क्या है, 1 है। आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट और tan दबा के आगे ब्रैकेट में जो भी लिखना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में 1 है तो 1 लिख दें, आंसर आपके पास आ जाएगा 45। और अब जो आंसर ये देगा, ये किस में देगा, डिग्री में, तो अल्फा का आंसर क्या है 45 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, और इसी के साथ उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और साथ ही साथ हमारा 1K सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, आपने वो लाजमी पूरा करना है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं।
सेकेंड पार्ट में भी सेम वैसे ही हमने सबसे पहले x1 y1 x2 y2 इनको रिप्रेजेंट करवाना है। जब हम ये रिप्रेजेंट कर लेंगे, अब बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो जाती है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब फार्मूला वही यूज़ करना है, स्लोप है ये, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें y2 क्या है, ये y2 है 7 माइनस y1 क्या है -2, तो इसको ब्रैकेट में डाला, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7 + 2। इसी तरह x2 कौन सा है, ये सेकंड वाला, तो ये आ जाएगा 2 और माइनस, उसके बाद x1 कौन सा है, ये 3 यहाँ पे आ गया, तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो 7 + 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय -1, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -9। अब इंक्लिनेशन में क्या होता है कि जब हमारे पास नेगेटिव आ जाता है ना आंसर, स्लोप का आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो हमें नेगेटिव रखना पड़ता है ना कि tan अल्फा इज इक्वल टू -9, यानी कि नेगेटिव आंसर आ रहा होता है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब हम tan का इन्वर्स लेते हैं नेगेटिव का, तो वो आंसर भी नेगेटिव ही देता है। ये -83.66 आ गया। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या कर लेना है, जहाँ पे आपके पास कॉमा लगे हुए ना, कॉमा, उधर से आपने इसको चेंज कर लेना है मिनट्स में। अच्छा, कैसे करना है कि सबसे पहले आपने लिखना है -83.66। अब वो जो कॉमा है ना, कॉमा ऐसे 4 कॉमा लगे होंगे कैलकुलेटर पे, जहाँ पे साइन tan है ना, उसी के नीचे। अब वहाँ पे आप उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मिनट्स में आ जाएगा। तो ये जब मिनट्स में आ जाएगा, इसको आपने 180 से माइनस कर देना है ताकि आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव हो जाए। 180 से माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 96 और डिग्री और 20 मिनट्स। तो यहाँ तक सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 4 6 4 8। सबसे पहले हमने y2 लिखना है, तो 8 माइनस y1 क्या है 6। इसी तरह 4 - 4, दोनों ही x1 और x2 दोनों 4 हैं, तो 4 - 4, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, 8 - 6 इज इक्वल टू 2। जैसे हमारे पास जब न्यूमरेटर 0 होता है और नीचे कोई भी वैल्यू हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। इसी तरह जब हमारे पास डिनोमिनेटर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि m हमारे पास क्या आया है, इनफाइनाइट। अब हमने एक टेबल याद किया था, वो वाला जिसके अंदर हम सारे के सारे जो डिग्रीज हैं, जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके साथ साइन, टैन और कॉस सब की वैल्यूज़ लिखी होती थी। वहाँ पे हमने इनफाइनाइट के बारे में भी पढ़ा था कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब हम अल्फ़ा इज इक्वल टू tan का इन्वर्स करेंगे इनफाइनाइट के थ्रू, तो फिर क्या होगा, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारा कैसे आया, उसी टेबल के थ्रू ही आया है, क्योंकि कैलकुलेटर पे तो नहीं ना हो सकता, तो हम इसको टेबल के थ्रू याद करते हैं। यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह जवाब दिया करूँगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। कि जब हमने मीन फाइंड करना है, स्लोप की जो मीन है उसकी वजह से जब सारे पॉइंट्स का सेम होना ज़रूरी हो, एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स लाई करने हों। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उन तीनों की जॉइनिंग पॉइंट्स को सेम आंसर होना चाहिए, और जब वो सेम होती हैं तभी वो मीन्स ऑफ स्लोप बनाते हैं, यानी कि एक स्लोप बनाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया है ए बी और सी। अब हमने सबसे पहले इसके पॉइंट्स बना लेने हैं, ए बी सी ए सी, यानी कि जो भी पॉसिबल पॉइंट्स बनते हैं वो हम यहाँ पे बना लेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, सेम वही y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 - -3, ये दोनों ब्रैकेट्स में माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 5 + 3 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 8, 2 1 टाइम 2 4 टाइम 8। अब जब हमारा 4 आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि बाकी जो 2 हम पॉइंट्स बना रहे हैं उनका आंसर भी 4 ही आना चाहिए। तो ये आ गया स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी में भी ऐसे ही 9 - 5 आपने इस तरह रखना है बी सी को। ऐसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको क्या करना है, x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब इनको देखते हुए हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है। 9 - 5 डिवाइड बाई 2 - 1, ये आ गया 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 1 है, इसलिए आंसर न्यूमिनेटर वाला ही आएगा।
अब है ए सी। अब ए सी वाले में भी इसी तरह करना है। ए में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सबकी पुटिंग करेंगे, ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस 3, ये ब्रैकेट में है, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3 4 टाइम 12, आंसर क्या आया 4। अब आपने लास्ट में क्या करना है, एक स्टेटमेंट दे देनी है अपनी जो भी आपने ये सोल्यूशन की है इसको प्रूव करने के लिए कि सिंस स्लोप ऑफ ऑल थ्री लाइंस, कि सारी जो लाइंस हैं ए बी बी सी ए सी, उन सब का आंसर जो है वो सेम आया। यहाँ पे आप सेम भी लिख सकते हैं, सबका आंसर सेम आया, इसी वजह से वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यहाँ तक हमारा इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं, सेम ऐसे ही होगा, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है आपने। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही नेम चेंज कर दिए हैं, पी क्यू और आर। तो सबसे पहले पी क्यू, फिर क्यू आर और फिर पी आर, सबका हमने इसी तरह निकाल लेना है। वही फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 7 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 3। अब वो वाली बात आ गई इनफाइनाइट में, जब मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपका न्यूमरेटर 0 होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह क्यू आर वाला हम देखते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 7, आंसर क्या है 10 डिवाइडेड बाई 3। फिर पी आर को किया, ये आर है, ठीक है, 15 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 6। इसको कट करेंगे तब भी 5 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा। इसका मतलब है कि इन सब का आंसर डिफरेंट है। तो आपने क्या स्टेटमेंट देनी है कि सिंस अगर स्लोप ऑफ ऑल थ्री लाइन्स आर डिफरेंट हैं तो फिर क्या होगा, वो एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में एल एम एन को दिया गया है, सबसे पहले एल एम फिर एम एन और फिर एल एन निकालेंगे। एल एम को मैंने सबसे पहले निकाला, स्लोप ऑफ एल एम इज इक्वल टू 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, तो ये आ गया 7, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 7 आंसर है इसका। अब हमने क्या करना है, एम एन की स्लोप निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने एम एन की स्लोप निकाली, ये आया 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3, 2 डिवाइडेड बाई 7। इसका आंसर भी 2 डिवाइड बाई 7 ही आया है। एल एम का भी 2 डिवाइड बाई 7 आया था। फिर स्लोप ऑफ एल एन का क्या है, 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 14। इसको कट करते हैं, 2 टाइम 4 2, 7 टाइम 14, ये भी 2 डिवाइड बाई 7 आंसर दे गया है। अब इसका मतलब है कि सारे जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सिंस ऑल थ्री स्लोप्स आर सेम, कि अगर वो तीनों सेम है तो वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। यहाँ तक हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट को करते हैं। एक्स वाई एंड जी, एक्स वाई, वाई जी एंड एक्स जी, तीनों हमने पॉइंट्स बना लिए सबसे पहले। अब स्लोप निकालनी है एक्स वाई की, तो ये इस तरह करना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसका ना गाइड भी कर देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ए है, ये एक्स वाई है ना, एक्स और वाई, x1 x2 y1 y2। अब y2 होना चाहिए ना सबसे पहले, y2 माइनस y1, तो ये a प्लस बी माइनस 2b। अगर यहाँ पे आगे कोई साइन होता तो फिर मैं क्या करती, उसको ब्रैकेट में डालती। क्यों ब्रैकेट में डालती, क्योंकि अगर बाहर माइनस हो और अगले वाला कोई भी साइन हो तो वो साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट होगी ना तो फिर तो कोई ना कोई साइन होगा उसके अंदर, वो साइन चेंज हो जाता है क्योंकि बाहर उसके माइनस है। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। अगर ऐसा हो, फिलहाल तो ये -2b था ना, आगे तो कुछ भी नहीं था इसके, तो ये 2b एज इट इज़ आ जाएगा। अगर इसके आगे कोई और ABC कोई भी अल्फ़ाबेट होता तो फिर उसके पीछे कोई ना कोई साइन भी लगा होता, उस वजह से फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट्स डालनी पड़ती। फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाली। आगे डिवाइडेड बाय C माइनस A, ये यहाँ पे लिख दिया। अब A और देखें, A के साथ कोई और इसका है कोई अल्फ़ाबेट नहीं है ना, तो उसको आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी वाले देखें, दो हैं, इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो प्लस माइनस -2b माइनस बी इज इक्वल टू -b। बड़ी रकम के साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस है। ये यहाँ पे आंसर आ गया। अब सेम आपने वाई जी में भी यही करना है। ये देखें यहाँ पे ब्रैकेट वाला आ गया कॉन्सेप्ट, स्लोप ऑफ वाई जी, वाई और जी को हमने करना है। ये देखें, ये वाई है, ये जी है। अब यहाँ पे देखें y2 कहाँ पे, ये है ना, ये आ गया 2a, यहाँ पे 2a आ गया, माइनस y1 क्या है, a प्लस बी। अब देखें ये a प्लस बी है, इसके अंदर कोई ना कोई साइन है ना,
बाहर हमने माइनस का साइन डाला है, तो माइनस का साइन डालने की वजह से इसको हमने ब्रैकेट में डाला है। आप देखें आगे साइन चेंज भी हो रहे हैं, 2a माइनस a प्लस माइनस माइनस और फिर b। देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। अब इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे तो 2a माइनस a इज इक्वल टू a माइनस b एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड बाई c माइनस a b एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह हमने स्लोप ऑफ एक्स जी निकालनी है, तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2b 2c माइनस a, ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2c माइनस 2a। इसको मैंने यहाँ पे अगेन भी लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये 2a माइनस 2b और 2c माइनस माइनस a यानी कि माइनस माइनस प्लस 2a। यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों के अंदर था, इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, दोनों से 2 कॉमन ले लें, 2 2 कट जाएंगे, a माइनस बी डिवाइड बाई c माइनस a रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑल स्लोप्स आर इक्वल, सारी स्लोप्स इक्वल है ना, सबके आंसर सेम आए हैं। सो दे लाई ऑन सेम लाइन, इसीलिए ये एक जो लाइन है उसके ऊपर लाई करते हैं। आप इसके आंसर देख सकते हैं, a माइनस बी डिवाइड बाई सी माइनस ए, ये हमारा लास्ट वाले का आया था और बाकी सबका भी यही आंसर आया था। ये देख सकते हैं आप, ये स्लोप ऑफ एक्स वाई का आंसर था और ये स्लोप ऑफ वाई जी का आंसर था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, कि फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी आर पैरेलल। अब पैरेलल के लिए आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि जब भी पैरेलल का कॉन्सेप्ट इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब होगा कि M1 और M2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। और जब आपके पास परपेंडिकुलर की बात आएगी तब आपने M1 और M2 दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो -1 आना चाहिए। अगर तो -1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर है, और अगर वो नहीं आता तो फिर क्या होगा, वो नहीं होगा परपेंडिकुलर। और अगर पैरेलल के अंदर आपका आंसर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर ठीक है, M1 इज इक्वल टू M2 ही होगा। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर इसका मतलब है कि वो पैरेलल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आपने इसके लिए याद रखनी है। अब पैरेलल का जो कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, M1 इज इक्वल टू M2, उसके लिए सबसे पहले आपको M1 और M2 निकालने पड़ेंगे। तो वो M1 और M2 आप एक ही दफ़ा निकाल लें और फिर उसी को परपेंडिकुलर में भी यूज़ कर लें और पैरेलल में भी यूज़ कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी निकाली है, स्लोप ऑफ ए बी का आंसर है -9 डिवाइडेड बाई के -7। यहाँ पे के था इसलिए ये आ रहा था, ठीक है, तो के -7। इसी तरह सी डी का निकाला तो वो 4 -5 डिवाइड बाई -6 प्लस 4 आया। अब इसका आंसर निकाला तो ये 1 डिवाइड बाई 2 माइनस था, वो माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है इसको मैं कहती हूँ कि ये M1 है, या कुछ भी कह लें, M2 कह लें, या इसको M1 कर लें, दोनों को हमने एक दूसरे के इक्वल ही करना है। फिर चाहे आप इसको M1 बोलें या इसको बोलें, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल किया तो ये यहाँ पे देखें ये क्या हो रहा है इसका, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। के का आंसर निकालना है ना हमने, तो के का आंसर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -9 मल्टीप्लाई बाई 2 के -7 मल्टीप्लाई बाई 1। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस से 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो के -7 आ गया, -18 ये -7 इधर आके +7 हो गया। अब यहाँ पे ये जब दोनों सॉल्व हुए तो -11 आ गया, इसका मतलब है के का आंसर क्या है, -11 आया है। अब आप अगर इसको पैरेलल देखना चाहें ना तो इस तरह कर सकते हैं कि -9 डिवाइडेड बाय के का क्या आंसर है, -11 -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें -9 डिवाइडेड बाय -11 -7 किसके इक्वल आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा -18, 9 1 टाइम 9 2 टाइम, तो ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, माइनस माइनस, ये आ गया 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों के आंसर सेम आए हैं जब हमने के का आंसर इसके अंदर पुट किया तब। अब इसी तरह परपेंडिकुलर का मैंने जैसा आपको बताया था कि जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उनका आंसर आपका -1 आ जाए तो फिर वो इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के। अब यहाँ पे देखें M1 को M2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और फिर ये दोनों के साथ देखें माइनस का साइन है, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब 9 डिवाइडेड बाई 2 के -14 ये एज इट इज़ आ गया,
इसी तरह ये 2 के -14 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें के का आंसर निकालना है ना, तो के का सेपरेट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें के का आंसर आया है 23 डिवाइडेड बाई 2। अब आप अगेन जैसे मैंने पैरेलल के लिए पुट किया था उसी तरह यहाँ पे 23 डिवाइडेड बाई 2 पुट करके देखें कि आपका आंसर -1 के इक्वल आता है। अगर आता है तो ये परपेंडिकुलर होगा और अगर नहीं आता तो फिर नहीं होगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आपने लाजमी इसको करना है और फिर कमेंट में मुझे बताना भी है कि हमने किया है और इसका आंसर ठीक आया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि यूजिंग स्लोप्स शो दैट ट्रायंगल विद इट्स वर्टिसेस, एक ट्रायंगल है उसकी वर्टिसेस हैं, उसके कोने हैं ये ऐसे, ठीक है। अब ये एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। तीनों को नाम दिए गए हैं और इज आर राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल इस तरह की नहीं होती, किस तरह की होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, इस तरह। ये एक 90 डिग्री का एंगल है, इसकी वजह से इसको राइट ट्रायंगल कहा गया है। अब सबसे पहले हमने स्लोप निकालनी है और फिर बताना है कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, वो -2 डिवाइड बाई 2 आया है। स्लोप ऑफ ए सी निकाला है जिसका आंसर 2 डिवाइडेड बाई 3 आया है। ये ए को मैंने प्रोमिनेंट क्यों रखा है, क्योंकि ए जो है वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे ऐसे ए बी भी निकाला है और ए सी भी निकाला है, दोनों निकाले हैं। अब मैंने करना ये है कि M1 और M2 यानी कि जो ए बी और ए सी का आंसर आया था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। अगर तो वो -1 के इक्वल आ जाते हैं तो वो इसका मतलब होगा कि वो परपेंडिकुलर होंगे ना। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो वो फिर राइट ट्रायंगल भी बन जाएगी। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होते तो फिर वो राइट ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो इसके लिए हमने जब इसको -3 डिवाइड बाई 2 और 2 डिवाइड बाई 3 को पुट किया यहाँ पे, तो ये -3 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस बच गया था। तो -1 जो है वो इक्वल आ गया M1 को M2 के साथ मल्टीप्लाई करने से। इसका मतलब ये है कि ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बनाती है। और इसको मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा भी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि सो ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ए बी एंड सी फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे सिंस लिखती हैं, ठीक है, सिंस ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, दो पेयर्स दिए गए हैं। फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमिन्ड बाय दीज पॉइंट्स आर, कि जो भी आपको लाइंस दी गई हैं उनको अच्छा नाम नहीं दिए गए, आप उसको नाम दे भी सकते हैं अगर देना चाहें, नहीं देना चाहते तो फिर ना भी दें, कोई मसला नहीं है, उसको एज इट इज़ लिखते हैं जिस तरह लिखा हुआ है। अब आपने करना ये है कि जो भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, पहला पैरेलल दिया गया ना, उनका पैरेलल होना ज़रूरी है। मतलब अगर वो पैरेलल होते हैं तो फिर आप पैरेलल किस तरह होंगे, अगर वो M1 एक आप M1 रिप्रेजेंट कर लें, एक M2 रिप्रेजेंट कर लें, अगर वो M1 M2 के बराबर है तो इसका मतलब है वो पैरेलल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा पैरेलल। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ, सबसे पहले इसको हम ए बी सी डी का नाम दे सकते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो ए बी का अगर हम स्लोप निकालें तो ये आ जाएगा 4 - 2 और 2 - 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। तो M1 का आंसर आया है 2। इसी तरह ये M2 है, स्लोप ऑफ M2। तो ये M2 का आंसर क्या आया है, 2 - 1 डिवाइडेड -8 -4, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई -12 के इक्वल। अब देखिए ये M1 जो है ये M2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंस M1 इज नॉट इक्वल टू M2 एंड ऑल्सो 2 -1 divided by 12 is equal to -1. So both lines are neither parallel nor perpendicular. ना ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ना जब हम इसको मल्टीप्लाई करें ना ये इक्वल है -1 के और ना ही M1 इक्वल है M2 के। तो इसका मतलब है कि ना ये परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे है कि ना ये पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। अब डी पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने M1 और M2 को निकाला है। आप देख सकते हैं M1 इज इक्वल टू 2 - 4 डिवाइड बाई 6 + 3 इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई 9। M2 को निकाला तो -7 -5 डिवाइडेड बाई -2 -4। इन दोनों का आंसर क्या है, -12 डिवाइड बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल आ गया, ये आ गया 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12, आंसर क्या आया 2 आया है। अब आप देखें कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं,
इसका मतलब है कि ये दोनों पैरेलल नहीं है। अब देखें कि 2 को आप मल्टीप्लाई करें -2 डिवाइडेड बाय 9 से, तो क्या इसका आंसर -1 के इक्वल आता है? नहीं। इसका मतलब है कि ना ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये पैरेलल है। आपने सेम इस तरह इसमें लिख लेना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, यानी कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको एक वीडियो में दूँ, और जो इसके साथ ऑपोजिट वाले हैं वो एक वीडियो में दूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स। अगर आपको फिर भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।